हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jobti.com। आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी को। आज के इस लेक्चर से हमने बेसिकली जीएस फाउंडेशन का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री की भी एक सीरीज चला रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको वीक में 3 दिन लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ में वीक में 2 दिन आपको इंडियन पॉलिटी का लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच हमने इसलिए नाम रखा है इसका फाउंडेशन, दैट मीन कि जो भी बच्चे यूपीएससी पीसीएस की एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, बिहार पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं स्पेशली, तो उनका एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जीरो हैं, आपने कभी पढ़ाई की ही नहीं है जीएस की, और ह्यूमैनिटीज की बैकग्राउंड में आपने कभी भी कदम नहीं रखा है। ठीक है, मैं ये मान के आपका चल रहा हूँ। तो बेसिकली हम लोग इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं आज से। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं आज और आगे बढ़ते हैं। इस सफर के दौर में पहला आता है हमारा टॉपिक, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन। खैर, इससे पहले हम ये जान लें, कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, कलर मैं चेंज कर लूं आई थिंक। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा पॉलिटी, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा पॉलिटिक्स। एक वर्ड आपने सुना होगा पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, खैर पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटी में जो हम किसे कहते हैं, तो पॉलिटी मुझे कहते हैं जहां पे हम राज्य व्यवस्था के नियम कानून को पढ़ते हैं। दैट मीन कि उस राज्य को चलाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान, जो नियमावली बनी है, उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे तो वो इंडियन पॉलिटी के अंदर आएगा, क्योंकि हम इंडिया का पढ़ने वाले हैं तो इंडियन पॉलिटी उसे कहते हैं। साथ में आप देखो पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स से बच्चा बच्चा वाकिफ है कि यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत सारी रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है, और वो सब इन सब चीजों को एंटरटेन करते हैं, इन सब चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस उसे कहते हैं आइडियोलॉजी को। ठीक है, विचारधारा से जुड़े हुए लोग, जहां पे थिंकर्स की बात होती है। दैट मीन कि अगर कुछ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की बात करें तो चाणक्य, चाणक्य। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की बात करें तो प्लूटो का नाम आपने सुना होगा, प्लूटो का, अरस्तु का। ठीक है, अरस्तु का नाम सुना होगा। ये सब थिंकर्स थे जो ये देते थे, अपने थिंकिंग देते थे, अपने थॉट्स देते थे, अपने थ्योरीज देते थे कि भैया राज्य व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था वो कैसी चलनी चाहिए, है ना, राज्य की व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए। इनकी अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, इसी के बेस पे पॉलिटिक्स होता है। जो आज मान लो हमारी राइट विंग है, उसकी आइडियोलॉजी अलग है, लेफ्ट विंग है, उसकी आइडियोलॉजी अलग है। राइट विंग में जो हमारी बीजेपी की पार्टी भी रूल कर रही है, तो इनकी आइडियोलॉजी अलग और लेफ्ट विंग में जैसे कि कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है ना, इन सब की जो आइडियोलॉजी अलग होती है। ठीक है, तो आइडियोलॉजी बेस्ड जो चीजें प्रैक्टिस की जाती है वो पॉलिटिक्स, और उसके जो थिंकर्स होते हैं, जो थ्योरीज को हम पढ़ते हैं, वो इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो खैर एक मोटा मोटी ज्ञान था, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कि आपको एक ब्रॉड आइडिया हो, क्योंकि मैंने इस कोर्स का नाम क्या रखा है, फाउंडेशन बैच, है ना। तो फाउंडेशन आपका एक पूरी तरीके से बिल्ड हो। खैर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखो, अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, एक प्लेग्राउंड है। ठीक है, इस प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेलने हम जा रहे हैं। हमारे क्रिकेट में 11-11 प्लेयर्स होते हैं, दोनों प्लेयर्स क्रिकेट में उतरे हैं। ठीक है, उसका एक नियम होता है कि एक जो है बैटिंग करेगा, एक टीम, और दूसरी टीम जो है बॉलिंग करेगी और फील्डिंग करेगी। ठीक है, दूसरी टीम बॉलिंग करेगी और फील्डिंग करेगी। बैटिंग वाली टीम सारे अंदर होंगे, 2 होंगे स्टेडियम पे। ठीक है, एक स्ट्राइक पे, एक नॉन स्ट्राइक पे। पता होगा, मैं क्रिकेट नहीं पढ़ा रहा हूँ, खैर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे भी एक एक करके लोग आएंगे और एक ओवर देंगे, है ना। एक ओवर का वो होगा, मान लो एक ओवर होंगे जिसमें 6 गेंद फेंके जाएंगे, 6 बॉल्स होंगे। यहाँ क्या आती है, ये नियम है। क्या ऐसा होता है कि अगर नियम नहीं होता, और सोचो कि आप आए और मान लो मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं स्ट्राइक पे हूँ और मुझे 8 बॉल दिया गया और उसको 1 ओवर काउंट किया गया। आप अगर गए हो तो आपको 3 बॉल ही दिया गया और उसको 1 ओवर काउंट किया गया। ठीक है, सपोज हम 2 बैट्समैन की जगह 3 बैट्समैन उतर जाते हैं। ठीक है, 2 बॉलर की जगह 4 बॉलर हो जाते हैं, कुछ भी नियम हो जाता है, विकेट पर लगने के बाद आउट नहीं होता, स्टेडियम के पार हेलीकॉप्टर शॉट मारने के बाद छक्का नहीं होता, तो क्या होता है, क्या मैच का फिर कोई अस्तित्व रह जाता है? क्या नहीं रहता ना, मनमानी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे मैं उतरा तो मुझे 8 बॉल दिया गया, 1 ओवर काउंट किया गया, आप उतरे तो आपको 3 बॉल दिया गया और उसको 1 ओवर काउंट किया गया, तो कहीं ना कहीं भेदभाव भी होता। तो
इस भेदभाव को रोकने के लिए, ये मिस कंसेप्शंस को और मिस प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या चीज लाया जाएगा, उसमें रूल्स बनाया गया है ना, कि एक ओवर में 6 बॉल ही होगा, चाहे हम खेल रहे हो चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब खेल रहे हो, ठीक है, उनके लिए भी 6 बॉल ही होगा। इन्हीं रूल्स को, सेट अप रूल से, जब एक गेम का हम एक उदाहरण लिए, एक गेम बिना रूल्स का नहीं चल सकता, तो इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री इंडिया कैसे चल सकता है बिना रूल का? क्या पॉसिबल है? जहाँ पे नॉर्थ इंडिया अलग इनकी कल्चर है, साउथ इंडिया का अलग कल्चर है, वेस्ट का अलग कल्चर है, ईस्ट का अलग कल्चर है, बीच में जो है उनके अलग कल्चर है। तो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग डेमोग्राफी है, अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस है, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोग, अलग अलग भाषाएं हैं, तो मतलब इतनी डाइवर्स कंट्री, इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री है, तो क्या पॉसिबल है क्या बिना नियम के चलाना? नहीं ना। तो हर चीज के लिए नियम बनाए हुए हैं, और अगर नियम हमें लगता है कि बदलना चाहिए, तो हम उसको बदलाव भी करते हैं अलग अलग तरीके से, जिसको हम अमेंडमेंट या संशोधन भी कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा मतलब था कि संविधान, ठीक है, संविधान दैट मीन मोटा मोटी नियम, ठीक है। अब देखो, अब नियम कैसा होना चाहिए? अब ये नियम होना चाहिए देश में कि ठीक है, एक काम करो, मैं टीचर हूँ, तो मैं मान लो एक सड़क है यहाँ से, या सपोज एक एग्जांपल ले लो, ताजमहल है, ताजमहल है, तो मैं टीचर हूँ तो मुझे ताजमहल में एंट्री मिलेगा, तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें ताजमहल में एंट्री नहीं मिलेगा। ये भी तो राज्य को चलाने के लिए एक नियम हो सकता था, है ना? या हटाओ, एक कुआं है, एक कुएं पे पानी भरने के लिए, एक कुआं है ना, वेल है, ट्यूबवेल है, यहाँ पे पानी भरने के लिए जातिगत कुआं बनाया जाता, ठीक है, खैर था इतिहास में हमारे, हमने देखा भी है। तो मान लो मैं किसी एक्स कास्ट का हूँ, तो मेरे लिए कुआं होगा था, और मैं किसी वाई कास्ट का हूँ तो मेरे लिए ये कुआं होता, ठीक है। तो क्या ये सही से चल पाता नियम? गलती से एक्स वाला वाई कुएं पे, एक्स वाला इस कुएं पे पहुंच जाता, तो पता चला वाई वाले पीट के उसको भगा देते, है ना, हुआ भी है इतिहास में। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है इसलिए बनाई गई है ताकि ये जो डाइवर्स कंट्री है वो अच्छे से चल सके, उसके नियम चल सके, उसके अच्छा से स्मूथ ऑपरेशन हो सके कंट्री का, तो इसलिए संविधान बनाया गया। तो अब ये सोचो, अब क्या संविधान पूरे वर्ल्ड में संविधान है? आगे देखेंगे इसमें। क्या पूरे वर्ल्ड में अगर संविधान है, तो या नहीं भी है, मतलब जहां भी संविधान है पूरे वर्ल्ड में, क्या नियम एक जैसे हैं? क्या एक जैसा संविधान ही है सब जगह? इसको भी आगे देखेंगे। क्या संविधान का कोई प्रकार भी होता है कि कैसे कैसे संविधान होने चाहिए? इसको भी आगे देखेंगे। अच्छा, हमने सुना है कि नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया में ऐसा होता है कि कुछ गलती करते हैं तो लोग गोली भी मार देते हैं। कोरोना में हमने सुना था कि जिसको कोरोना हो जाता था उसको गोली मार देते थे, सो दैट कि वो कोरोना फैला ना सके। क्या इंडिया में भी ये चीजें हैं? क्या इंडिया में जिस तरीके से इलेक्शन होता है कि हम लोग जो आम नागरिक हैं वो अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना नेता चुनते हैं, तो क्या चाइना में भी वैसा है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों का हल हमारे संविधान में छुपा है, हम आगे इसमें देखेंगे। खैर, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल एक नागरिक हैं, तब भी आपको अपने नियम कानून, अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, है ना, जो भी इस देश के नागरिक हैं। तो अब पहला देखो, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है? पहला लाइन आता है, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दैट मीन कि लैंड यानी देश की बात हो रही है, हमारे देश का जो है वो सर्वोच्च कानून है, ठीक है, सर्वोच्च कानून है हमारे देश का, सर्वोच्च कानून है कौन? संविधान। इससे ऊपर कोई भी नियम कानून नहीं है, जो भी है यही है। इसके नीचे जितने भी नियम बनाए जाएंगे ना, कि चलो ठीक है, आज जो है, अब शाम को 10 लोग एक साथ इतने से इतने बजे, शाम को 4 से 6 बजे तक 10 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। ये नियम बनाए भी जाएंगे ना, तो इनके नीचे ही बनाए जाएंगे, इनके जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको ध्यान में रख के ही बनाए जाएंगे, है ना। सब कुछ पढ़ेंगे, धैर्य रख के बस देखना, सब कुछ सीखेंगे हम लोग। ऑलराइट। तो पहला क्या है? सर्वोच्च कानून है हमारे देश का। दूसरा, फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस। अब सरकार चलाती है ना हमारे देश को, गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट कितने तरीके की होती है, कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। एक होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं,
एग्जीक्यूटिव। दूसरा होता है विधायिका, विधायिका जिसको लेजिस्लेटिव कहते हैं। समझेंगे समझेंगे, धैर्य रखना, कंफ्यूज आना मत। तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका कौन है? जुडिशियरी होती है। ठीक है, तो सरकार के 3 अंग है, 3 पार्ट है जो मिलकर सरकार चलाती है। लेजिस्लेटिव में हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लेजिस्लेटिव के अंदर आते हैं। कार्यपालिका जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव में आएंगे। ठीक है, हमारे आर्मीज, हमारे डिफेंस, सब कुछ एग्जीक्यूटिव में आएगा। जुडिशरी जो इन दोनों पे लगाम रखेगा। ठीक है, बट फिर भी इनके पावर सेपरेटेड है, इन सब का पावर सेपरेटेड है। ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये इसमें नहीं करेंगे, ये इसमें नहीं करेंगे। सबके अपने एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल भी पावर है। अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उनके पास भी एग्जीक्यूटिव पावर है और लेजिस्लेटिव पावर भी है। अगर हमारे डीएम साहब हैं मान लो, तो इनके पास भी जुडिशरी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, बहुत सारी चीजें हैं। जुडिशरी के पास भी कुछ कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स है। ये सब कुछ देखेंगे, एकदम ध्यान रखना है ना। हमने ये कहा कि सेपरेट, बहुत हमारा संविधान इतना प्यारा संविधान, इतना खूबसूरत संविधान है ना, इसमें इतने बेहतर ढंग से चीजों को सजाया गया है, आर्टिकल्स को, अनुच्छेदों को सजाया गया है कि मतलब जब पढ़ोगे ना, जब जानोगे ना, तो कहोगे वाह कितना सुंदर है ना हमारा संविधान। कि कितने जो संविधान बनाए थे, जो लोग मिलकर संविधान बनाए थे, वो कितने जद्दोजहद किए होंगे, कितने तबकों का ध्यान रखा गया उसमें, कितने चीजों का ध्यान रखा गया, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो हमारा ये तीनों अंग जो सरकार के थे, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, ये तीनों अंग कैसे मिलकर साथ में काम करेंगे वो भी संविधान ही बताता है। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन, हमने कहा था ना कुएं वाला एग्जाम्पल, है ना। तो वहां क्या था कि एक्स का राइट है कि वो किसी भी कुएं पे चला जाए। ऐसा नहीं है कि नियम हो कि एक्स सिर्फ एक कुआं पे जाएगा, बी पे नहीं जाएगा, बी के लिए वाई लोग ही इस पे जाएंगे, है ना, जो हमारे अतीत में रहा भी है, ऐसा है ना। तो इसी के लिए फंडामेंटल राइट्स लाए गए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का हनन हो गया ना ये, तो उसको भी हमने संविधान में रखा है कि क्या क्या हमारे अधिकार हैं, कितने तरीके के अधिकार हैं, वो अधिकार का हनन होता है तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, सब कुछ हमारे संविधान में बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरी क्यों है, तो हमने बोला था इंश्योर रूल ऑफ लॉ। इंश्योर रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हो गया कि कानून का राज सुनिश्चित करता है कि हमारे देश में अगर राज है तो किसका राज है, कानून का राज है। कोई भी राजनेता कितना भी बड़ा राजा बन गया, कुछ बन गया, उसके राज नहीं चलेगी, सिर्फ कानून का राज चलेगा। और कानून कहाँ लिखा है, हमारे संविधान में। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, चाहे रिक्शा चालक हो, ठेला चालक हो, सब्जी बेचने वाला हो या अंबानी हो, कानून के लिए सब बराबर है संविधान के तौर पर, लिखित तौर पर। ठीक है, इस्टेब्लिशेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना हुआ है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चीफ मिनिस्टर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चीफ मिनिस्टर कैसे सेलेक्ट होंगे, प्राइम मिनिस्टर कैसे सेलेक्ट होंगे, पीएम एमपी कैसे सेलेक्ट होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक को कैसे हम सेलेक्ट करके भेजेंगे। इन सब का जो है एक सबका नियमावली बना हुआ है, सबके अपने दायरे हैं, सबके अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब ये संविधान में लिखा हुआ है। तीसरा है क्यों संविधान का जरूरी है, तो सेफ गार्ड फंडामेंटल राइट, हमने पहले ही बात किया था, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन। एज ए सिटीजन हमारा फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है उसका सेफ गार्ड भी होता है संविधान। ठीक है, तो ये था कि क्यों संविधान जरूरी है, आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। और अगर हम देखें टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम देखेंगे पहले रिटन, एक टाइप जो होता है वो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लिखित, लिखित यानी कि एक टोटल डॉक्यूमेंट है उसका, है ना, कोडिफाइड डॉक्यूमेंट है। एक नंबर में ये नियम है, 2 नंबर में ये नियम है, 3 नंबर में ये नियम है, इस तरीके से नियमावली बनी हुई हो लिखित तौर पे, जैसे इंडिया और यूएसए में। ठीक है, एक फॉर्मल वे हो उसका, ऐसा नहीं कि नियम कभी भी बदल दिए। ठीक है, अनरिटन क्या है कि कस्टम के बेस पे वहां के नियम जैसे हैं, जैसे कि आप सऊदी में चले जाओ, ठीक है, वहां के जो नियम है कि कोरिया में चले जाओ तो वहां पे जो फरमान जारी कर दिया गया कि भाई ये वाला नहीं होगा, आज से ये बंद हो गया, तो वो कस्टम के बेस पे, उनके धर्म के कस्टम के बेस पे वो चीजें होती है। जुडिशियल डिसीजन यानी कि मान लो कुछ हुआ, कोई भी केस हुआ वहां पे कि हाँ फलाना एक्स था जो रेप केस में आया और उसको फांसी की सजा दे दी गई है, या तो सीधा गोली मार दिया गया है। ठीक है, तो जब ये देखोगे
सीधा गोली मार दिया गया है इसको। तो उस दिन से ये नियम बन गया कि आज से जो भी रेप केस में आएगा, चाहे वो झूठा हो सच्चा हो, सीधा गोली मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब जैसे यूके का संविधान है ना, यूके हमारा मैप पे देखना यूके कहाँ है ना, स्कॉटलैंड वगैरह वहीं पे। दूसरा देखना रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड मतलब कि ये बहुत स्पेशल प्रोसीजर चाहिए इसको अमेंड करने के लिए, या कोई नियम जोड़ने के लिए, या कोई नियम हटाने के लिए, या किसी नियम में बदलाव करने के लिए बहुत माथापीची हो, जैसे कि यूएसए का संविधान है। और फ्लेक्सिबल कैन बी अमेंडेड लाइक ऑर्डिनरी लॉ, मतलब कि कोई भी बैठे, चार लोग मिले और नियम बदल दिया, है ना, फ्लेक्सिबल हो गया। फेडरल वर्सेस यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल भी होता है यूनिटरी भी होता है। फेडरल यानी कि पावर्स डिवीजन हो सेंट्रल और स्टेट के बीच में, जैसे यूएसए और इंडिया है। ठीक है, और यूनिटरी जैसे सेंट्रलाइज पावर है विद द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रलाइज पावर विद द नेशनल गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया पावर सेंट्रलाइज है और एक नेशनल गवर्नमेंट है, नीचे स्टेट में कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो है। बट हमारा जो संविधान है ना, हमारा जो संविधान है ना, वो इस तरीके का है कि फेडरल इन नेचर, यूनिटरी इन स्पिरिट कहते हैं उसको। आगे देखेंगे क्या है कि हमारा संविधान फेडरल भी है, थोड़ा सा यूनाइटेड भी है, यूनिटरी भी है। ठीक है, आगे देखेंगे सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। यहाँ से भर के सवाल आते हैं, ध्यान देना सवालों पे। ठीक है, सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो पहला जो सबसे बड़ा सोर्स है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं, तो पहला सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 का, ये है, इसको लघु संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो जैसे कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट भी है, सेंटर भी है। फेडरल स्ट्रक्चर जो है जो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो 1935 से लिया गया। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है वो 1935 से लिया गया है। जो गवर्नर हमारे स्टेट में होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, तो वो भी 1935 के उससे लिया गया था, एक्ट से लिया गया था। जुडिशरी जो आज हमारा है, ठीक है, जो जज जो कोर्ट सिस्टम है ना, ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। पब्लिक सर्विस कमीशन जो आज है वो भी 1935 से लिया गया था। दूसरा आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बीपीएससी ने कई बार सवाल पूछे हैं, ये वाला कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, तो भैया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इससे भी सवाल आया है, रूल ऑफ लॉ से भी बीपीएससी में सवाल आया। ये तीनों टॉपिक से सवाल पूछा है बीपीएससी। रूल ऑफ लॉ से शायद आई थिंक 1-2 साल पहले ही पूछा है, रूल ऑफ लॉ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ध्यान रखना, ब्रिटिश और यूएस अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों अलग है भाई साहब। ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से फंडामेंटल राइट लिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू होता है कि जब आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो कोर्ट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कोर्ट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है किसी के भी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जुडिशरी सिस्टम 1935 से लिया गया था, बट जुडिशरी सिस्टम का इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस दैट मीन कि वो आजाद होके स्वतंत्र होके काम करेगा, कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था बाबू, इसको ध्यान रखना। ठीक है, फंसाएगा बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चन की जुडिशरी सिस्टम कहां से लिया गया, यहाँ से पता चला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मारा, तुम जुडिशरी देख करके 1935 में टिक मार के निकल लिए, लेकिन ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, तो ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, सॉरी यही टॉपिक कंटिन्यू होगा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो डीपीएसपी भी जो लिया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं इसको। राज्य कैसे काम करेगा, राज्य को कानून बनाने के लिए कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, जरूरी नहीं है बट करना चाहिए, उसके भी कंडीशन है, हम आगे पढ़ेंगे जब डीपीएसपी पढ़ेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अगला आता है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा वाला संविधान से लिया गया था। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर रेसिडुअल पावर। ठीक है, अब देखो फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर क्या है कि हमारा क्या है, सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, बट स्ट्रॉन्ग कौन है, सेंटर, है ना, सेंटर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ज्यादा पावर सेंटर के पास है, स्टेट के पास कम पावर्स होते हैं। ठीक है, ज्यादा बजट सेंटर के पास है, स्टेट के पास कम बजट होते हैं।
ठीक है, डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं से स्टेट जो है वो सेंटर पे डिपेंडेंट होता है, राइट। तो ये चीज कनाडा से लिया गया था। अगला है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया वाले संविधान से कंकरेंट लिस्ट लिया गया था। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया गया था। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया गया था ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ध्यान रखना ये आरओ एआरओ के सवाल में, आरओ एआरओ में, ठीक है, यहाँ में पूछ सकता है, ठीक है। या आपका जो ईपीएफओ का एग्जाम होता है, ईपीएफओ में, वहां भी पूछ सकता है, सीडीएस में भी पूछ सकता है, एनडीए में भी पूछ सकता है। मन बन गया तो कहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ये सब थोड़ा सा हॉट एग्जाम है जहां से ये पूछ सकता है। करंट लिस्ट क्या है वो आगे पढ़ेंगे। एक होता है सेंटर लिस्ट जिसमें सेंटर काम करेगी जिसके ऊपर, एक होता है स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट काम करेगा, और एक ऐसा कंकरेंट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं, जिसमें ये दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, फिर उसको कंकरेंट में डाला गया, अब सेंटर भी काम करता है और स्टेट में मिलकर काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट का, ये देखो इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट यानी कि संविधान में जब भी संशोधन होगा, जब भी संशोधन होगा तो वो कहां से लिया गया था, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन से। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा यानी कि मेंबर ऑफ, सॉरी, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना बाई कैमरल पार्लियामेंट है, यानी कि उसमें लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। मोटा मोटी ये जान लो, आगे इसको डिटेल में समझेंगे। राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो जो है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, संविधान से लिया गया था। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम जर्मनी का भी संविधान कहते हैं, इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं वो लिए जाते हैं। इमरजेंसी तीन तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल भी इसे कहते हैं, साथ में एक नेशनल आपातकाल होता है, राष्ट्रीय इमरजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है। एक प्रेसिडेंट रूल भी होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके के हैं, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं नेचर संविधान का, और दो घूंट पानी पी लें उसके बाद इसको आगे करते हैं, ठीक है। एक बार मन में इसको रिकॉल कर लें। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि संविधान, भारतीय संविधान का नेचर कैसा है, ठीक है। वैसे संविधान को ना हम आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं किसका, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, ठीक है। स्टेट का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। खैर, देश को भी स्टेट के नाम से जाना जाता है। किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का जो है वो आइडेंटिटी कार्ड होता है कि हम ये संविधान का, सॉरी, प्रीएम्बल होता है, प्रीएम्बल आइडेंटिटी कार्ड होता है। प्रीएम्बल पढ़ के लोग समझ जाते हैं कि ये देश का कानून किस तरीके का है, डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, मोनार्की है, कैसा है, समझ जाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे। आज जो है लगभग 448 है आर्टिकल, कह सकते हो 450 से भी ज्यादा आर्टिकल्स है, 450 के लगभग आर्टिकल्स हैं आज, ठीक है। सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, लिखित संविधान में। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यूके में तो सब में सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, बट यूएस में जो है उसको स्पेशल मेजोरिटी, वहां का संविधान बहुत रिजिड है, बट हमारे यहाँ का रिजिड भी और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कैसे अनुच्छेदों में जो है संशोधन करना है। अगला देखेंगे फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी बियास। फेडरल इनफॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, हमने बोला था कि हमारा संविधान फेडरल तो है, यानी कि स्टेट सेंटर है और स्टेट भी है, ठीक है, बट कहीं कहीं यूनिटरी भी है। जैसे इमरजेंसी प्रोविजन, स्टेट जब फेलियर होता है स्टेट का गवर्नमेंट, तो पूरा का पूरा जो है हैंड ओवर हो जाता है वो सेंटर को, सेंटर फिर राज्य को चलाता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये भी हमारा एक नेचर है कि हमारा ब्रिटिश मॉडल के हिसाब से, हमें अभी पढ़ा था ना, ब्रिटिश मॉडल के हिसाब से पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जो रियल पावर होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही होता है, ठीक है। यही हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। अगला पढ़ेंगे, सेक्युलर है हमारा संविधान, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है, ठीक है। सेक्युलरिज्म दैट मीन की होता है नो स्टेट रिलीजन। ऐसा नहीं है कि बिहार जो है वो हिंदू राज्य हो गया और मान लो गुजरात जो है वो मुस्लिम राज्य हो गया, कहीं पे कोई रिलीजियस स्टेट नहीं है, इक्वल रिस्पेक्ट है सारे रिलीजन्स के लिए, इसलिए सेक्युलर है। सोशलिज्म
है, दैट मीन कि कम्युनिकेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि गरीब है तो उसको हम दबा के रखेंगे और अमीर है तो उसको बहुत उत्थान देंगे, सबके लिए बराबरी का मौका दिया गया है। और सामाजिक तौर पे भी, जैसे कि जाति जाति समाज का पार्ट होता है ना, जाति हो गया, रंग भेद हो गया, ये सब सामाजिक पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक भी हमारे नेचर में हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, प्रेसिडेंट, जो कि इलेक्टेड होते हैं, इसलिए ये रिपब्लिक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम दूसरे नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन से, इसको कंपेयर करेंगे अपना। जैसे यूएसए का बात करें तो यूएसए का फेडरल सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यूएस में। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। बिल्स ऑफ राइट, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑफ इंडिविजुअल राइट, ये यूएसए का संविधान है। ठीक है, यूके का है अनरिटन है, बट हमारा रिटर्न है ना बॉस। बेस्ड ऑन कन्वेंशन एंड जुडिशियल डिसीजन है यूके का। ठीक है, हमने कहा था कि अनरिटन क्या होता है, जहाँ पे जुडिशियल डिसीजन, आज किसी को गोली मारने का हो गया कि हाँ किसी ने रेप किया उसको गोली मार दो, अगले दिन से सब जो भी रेप का केस आएगा सीधा गोली मारने का नियम बन जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट सेंट्रलाइज कंट्रोल है यूके का, हमारे पास स्टेट कंट्रोल भी है। नो डिवीजन ऑफ पावर लाइक फेडरल, यहाँ पे पूरा का पूरा सेंट्रल कंट्रोल है, बट हमारे पास डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात करें तो पार्लियामेंट्री ही सुप्रीम है, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है। पार्लियामेंट जो नियम बना दिया वही बना दिया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट अगर नियम बनाता है तो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू होता है। क्यों? क्योंकि वो नियम कहीं हमारे फंडामेंटल राइट या किसी भी सिटीजन के राइट को, या संविधान के जो अनुच्छेद है संविधान को के किसी भी अनुच्छेद का हनन तो नहीं कर रहा है, ये चीजें भी हमारा देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे यूके का संविधान को। आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। तो फ्रांस के संविधान को हम जानेंगे। फ्रांस का संविधान की अगर बात करें तो यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव विद प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। देखो यहाँ पे ड्यूअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम तो है, चलो ठीक है, ये सेम हमारे में हो गया, प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है, बट सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यहाँ पे, यूनाइटेड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी कि दोनों मिल के थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। यहाँ पे नहीं, इनका पूरा का पूरा सेपरेट है और इनका पूरा सेपरेट है पावर। ठीक है, सेक्युलरिज्म, हाँ, स्ट्रॉन्ग सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। सेक्युलरिज्म की अगर बात करो तो हमारा सेक्युलर स्टेट है, बट यहाँ पे जो है ना फ्रांस में रिलीजन के बेस पे स्टेट को वो किया गया, डिवाइड किया गया। ऑस्ट्रेलिया फेडरल सिस्टम है, सिमिलर टू द इंडियन मॉडल, ऑस्ट्रेलिया का ही। ठीक है, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, लिया भी गया वहीं से। पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन द वेस्टमिंस्टर मॉडल। कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, खैर कंपैरिजन आपके मेंस के लिए था, जरूरी नहीं है। आप इस लेक्चर में जो याद रखने योग्य चीजें हैं वो ये था कि कहां से कौन सा संविधान के अनुच्छेद लिए गए थे। हम ये भी कह सकते हैं ना यार कि संविधान जो है ज्यादातर तो चीजें कहीं कहीं से बोरो किया हुआ है ना, बोरोड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बोरोड इसलिए है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, यहाँ बोरो किए गए थे, कम समय में हमें संविधान बना के देना था, उस समय हमारे ऊपर प्रेशर भी था। तो हमने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो मैच होते हैं हमारे कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो मैच होते हैं किसी भी देश के संविधान से। हमें मैच हुआ कि हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टेब्लिश करने के लिए, तो हमने क्या किया भैया, जो है वो दूसरे देश का हमने ले लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन चाहिए, ले लिया हमने जर्मनी से। तो अलग अलग प्रोविजन चाहिए तो वो अलग अलग देश से हमने उठा लिया, वो कैसे काम करते हैं हम उनसे सीखें। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, हमारे वेस्ट के कंट्रीज ज्यादा आगे थे तो हमने उनसे सीखा थोड़ा थोड़ा, है ना, कम समय में बनाना भी था, है ना, सारे कुछ बनाना जरूरी। बट कुछ कुछ ऐसे जैसे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 हो गया, ये सब हो गया, ये हमारे देश के सिनेरियो के बेस पे है ना। खैर ये सब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, आज हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डील कर लेते हैं और इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, नहीं तो तुम लोग सूझ जाओगे। ठीक है, नींद आ जाएगा तुम लोग को, और पढ़ाई में नींद आता है। ठीक है, और सच में अगर आ रहा है तो थोड़ा सा मुंह पे पानी मारो और पढ़ो। हम ये नहीं कहेंगे चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, चुल्लू भर पानी भरो, मुंह पे पानी मारो। ठीक है, और फिर पढ़ने बैठ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया था भैया, आंसर लिख ले, देख लो, यूएसए से। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव कंसोलिडेटेड पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशकता, तो कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से, आयरलैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप। खैर इसमें ये चीजें डील नहीं हुई है, मतलब हमने नहीं पढ़ा है अभी, इसको आगे देखेंगे, पता नहीं क्यों डाल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। दैट मीन कि हमारा फेडरल यूनाइटेड बेस्ड है, हाँ है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं है, यही तो आंसर है। सेक्युलर स्टेट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हाँ जुडिशरी हमारा इंडिपेंडेंट है। ठीक है,
और कहाँ से लिया गया था इंडिपेंडेंट जुडिशरी? हमने देखा था, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे बाबू भैया, हमने लिया था ना कि जुडिशियल रिव्यू, सॉरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशरी अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग जगहों से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था जुडिशरी सिस्टम, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। हाँ, लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। हमने संविधान के सिग्निफिकेंस को पढ़ा, की फीचर्स पढ़े, सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाकर के उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पीपीटी का, ठीक है। कंपैरिजन किया था अदर नेशन से, ये आपके काम का नहीं है, बट फिर भी हमने बस एक फाउंडेशन के लिए मैंने बताया। अगला जो हम पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवोल्यूशन एंड मेजर माइलस्टोन्स, इसको पढ़ेंगे। अगला लेक्चर लंबा होगा और आने वाले लेक्चर्स लंबे ही होंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा का लेक्चर होगा, तो थोड़ा सा धैर्य रख के पढ़ने बैठना। होप कि अच्छा खासा बोर्ड हुए होंगे, ठीक है। चलो, मैं हाँ, एक मैं टिप दे देता हूँ कि भैया नोट्स बनाते रहो, जब हम पढ़ाते रहे ना तो नोट्स बनाते रहो, पॉज करो वीडियो, नोट्स बनाओ, पॉज करो, नोट्स बनाओ, उसी नोट से फिर पढ़ो आगे। इन्हें के स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर स्क्रीनशॉट दोबारा कभी जीवन में खुलता नहीं है, तो स्क्रीनशॉट वाला आदमी, पीडीएफ डाउनलोड करने वाला आदमी शायद ही कभी वो पीडीएफ दोबारा खोलता है। बहुत सारे स्टूडेंट का आदत होता है, कहीं पीडीएफ दिखा, हाँ इसको डाउनलोड करके रख लेते हैं अपने मोबाइल में, अब फिर जीवन में कभी नहीं खोलेंगे वो, ठीक है। तो भैया अपने नोट्स बनाओ और सिर्फ अपने नोट्स पे रिलाई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिलाई करो, और कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, इनफ है। जो पढ़ाया जा रहा है ध्यान दो, नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, दैट्स ऑल। एग्जाम के कुछ दिन पहले, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम के कुछ दिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी, मॉक टेस्ट लगाओ, किसी भी अच्छे कोचिंग का, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है। खैर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। jobtayari.com पे हम एक चला रहे हैं अभी मेंटरशिप प्रोग्राम, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको रणनीति बताते हैं कि किस रणनीति के साथ, अरे यार, किस स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए, कब क्या कैसे पढ़ना है, उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें। तो जाके jobtayari.com विजिट करो। जॉब तैयारी में डबल वाई है, एक वाई मत लगाना, पता नहीं किसने कॉपी कट कर लिया है हमारा, एक वाई लगा करके। खैर, उसके वेबसाइट पे कुछ है भी नहीं। jobtayari.com पे चले जाना, और वहां पे आपको पहले पेज पे ही दिखेगा गेट फ्री मेंटरशिप, वहां पे जाके फॉर्म अप्लाई कर लेना, हमारे एक्सपर्ट आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलो, मिलते हैं अगले दिन, कल मिलते हैं शायद हिस्ट्री के लेक्चर के साथ, पॉलिटी के साथ मिलेंगे 2 दिन बाद, हफ्ते में 2 दिन पॉलिटी, 3 दिन हिस्ट्री। धीमे धीमे पढ़ो, अच्छे से डाइजेस्ट करो, एक के बाद आपको बका के नहीं खा लेना है सब कुछ, ठीक है। बाय।